मृत्यु हुई है, यानी हमारा जो रिकवरी रेट है वह है 98.8%। कुल मृत्यु 23,519 की पिछले 2 साल से अधिक समय में, मार्च 2020 से लेकर के अब तक। कुल टेस्ट हम लोगों ने किए हैं 11,40,53,968 की। कुल टीकाकरण हम लोगों ने इस दौरान किए हैं वो 32,55,73,442 वैक्सीन भी उपलब्ध करवाए हैं। और आरटीपीसीआर की जो लैब्स स्थापित की है वो 209 लैब्स इस दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्थापित की है। आज हम 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास जो कुल बेड्स हैं 1,61,000 से अधिक हमारे पास बेड्स मौजूद हैं जो कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हैं, जिसमें हम कोविड के पेशेंट को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और महोदय, अगर मैं इसकी तुलना अन्य राज्यों से करूं, यद्यपि ये बेईमानी होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा यहां पे जो ये कहते हैं कि यूपी में बदहाल स्थिति है, बदहाल स्थिति, तो बदहाल स्थिति इसलिए है क्योंकि विरासत में हमें बदहाल स्थिति मिली थी। अगर हमें अच्छी स्थिति मिली होती तो हम उसको और अच्छा करते। हमें बदहाल मिली थी, उस बदहाल से उभारने में कुछ तो समय लगता। 5 साल में हमने उसे बदहाली की स्थिति से ऊपर किया। ठीक कहा हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कि जो बदहाल स्थिति हमें मिली थी उस पर हमें शर्म आती है, क्योंकि जो बदहाल स्थिति उस समय मिली थी 17 में, क्या स्थिति थी उस समय? उस समय की स्थिति बदहाल थी। और उसी स्थिति पे उन्होंने टिप्पणी की थी कि हमें विरासत में विपरीत परिस्थितियां मिली थी, उस बदहाल स्थिति को उभारने में हमें समय मिला। 3 वर्ष का कार्यकाल मात्र मिला, क्योंकि 2 साल तो कोविड प्रबंधन में हमारी पूरी ताकत खर्च हुई, पूरा हमें संसाधन उसमें झोंकने पड़े। अगर महोदय मैं महाराष्ट्र की तुलना करूं, क्योंकि महाराष्ट्र के इनके मित्र कभी कभी यहां आते हैं, चुनाव में भी सहयोग करने के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या है 12,57,00,000, यानी यूपी की आबादी की आधी। वहां पर पॉजिटिव केस कुल हुए थे 78,83,818। नोट कर लें, हमारे यहां जो हुआ है वह 20,54,935 ये रिकवरी हुई है। और प्लस इसमें आज के जो एक्टिव केस होंगे उस एक्टिव केस को जोड़ेंगे। आज एक्टिव केस हमारे यहां कुल यहां पे उत्तर प्रदेश में 878 के आसपास बचे हैं। तो ये इसको जोड़ लेंगे, कुल हमारे पास इतने पॉजिटिव हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस कितने हैं? 78,83,818 हुए थे। मृत्यु हुई 1,47,857 की। 1,47,857। यूपी की आधी आबादी, मृत्यु यूपी से कई गुना ज्यादा। यूपी में 23,519। कुल टीकाकरण वहां हुआ है 16,65,00,000। अब दूसरे इनके मित्र हैं दिल्ली में, जिन्होंने यूपी और बिहार के श्रमिकों को और नौजवानों को दिल्ली से बाहर कर दिया था। कुल आबादी है 3 करोड़। पॉजिटिव केस हैं, कुल पॉजिटिव केस वहां हुए थे 18,68,550। मृत्यु हुई 26,160। 26,160। और टीकाकरण हुआ है 3,41,60,000। अब दुनिया में भी इनको बताते हैं, जहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष आकर के इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है पहली बार, यानी एक्सप्रेसवे कैसे बननी चाहिए। उनको जहां लगता था कि वहां ज्यादा बेहतर है, वहां का प्रबंधन भी देख लेना। यूएस में कुल आबादी है 33 करोड़। जो पॉजिटिव केसेस वहां हुए थे उनकी संख्या थी 8,37,62,000। और मृत्यु हुई है 10,02,524। ब्राजील आबादी है 21,28,00,000। कुल पॉजिटिव केसेस हुए हैं 3,02,52,618।
और मृत्यु हुई है 6,62,011 की। महोदय, कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपने सभी संसाधनों को लगा करके पूरा करने का काम किया। जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है। और जीवन और जीविका को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी टीम ने उस समय जो परिणाम दिए, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। हमारे पास जो संसाधन थे, उन संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया। हम लोगों ने अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए। हर स्तर पर एक एक व्यक्ति हमारे लिए अमूल्य था। आवश्यकता पड़ी, हम फील्ड में निकले, कहीं कोई कोताही नहीं बरती। उन सबके प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। और उस दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में खाद्यान्न, ये सभी सुविधाएं भी हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य भी पूरे देश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश ने भी उसका पालन किया गया। ये सभी चीजें हुई। ये अगर इसमें विपक्ष के मित्रगण भी सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम में और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान देते तो जनता जनार्दन के सामने भी इसका अच्छा मैसेज जाता। उनके मन में भी बात जाती कि देखिए, इनके मन में एक रुचि है, लोग कार्य करना चाहते हैं, अच्छा भाव होता। लेकिन हमारे मित्रगण इस बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी और उन्होंने ये सभी कार्य अपने स्तर पर उन्होंने उस समय उसे ऐसे ही हल्केपन से लेने का काम किया था। और बहुत लोगों ने तो वैक्सीन भी नहीं ली, कहा साहब हम वैक्सीन नहीं लेंगे। कितने लोग गुमराह हुए इससे, जिम्मेदार, बहुत नुकसान हुआ होगा। लेकिन कोई ले न ले, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से क्यों बोल रहे हैं? और वैक्सीन ये बीजेपी की नहीं होती है, व्यक्ति विशेष की नहीं होती, वैक्सीन देश की वैक्सीन थी। हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमें सबको इस बारे में कहना चाहिए था। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है? कैसे आप कह सकते हैं ये मोदी वैक्सीन है? प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया। सच है कि कोविड कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने उन लैब्स का दौरा किया, सरकार की तरफ से उन्हें इंसेंटिव दिए, सहयोग किया, प्रोत्साहित किया। और पहली बार इतिहास में भारत ने किसी महामारी के रहते हुए अपने यहां वैक्सीन बनाई। एक नहीं, 6 वैक्सीन भारत के अंदर बनी। 2 वैक्सीन भारत के नागरिकों को भी लगी। 100 से अधिक देशों को भारत ने वैक्सीन की आपूर्ति की। और आज वही तो कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कहीं भी कोई बात होती है, भारत के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है, सम्मान का भाव पैदा होता है। भारत लीड करेगा दुनिया को, एक भाव। यही कारण है क्योंकि उस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। हमें जहां पे देश के सम्मान की बात आएगी, मुझे लगता है दलीय उससे ऊपर उठ करके हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। क्या यह बड़ा मन अटल जी ने नहीं किया था? 1971 के युद्ध में किया था। उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार को समर्थन किया था। क्या यह सच नहीं? जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनसंघ ने अपने आप को विसर्जित करके कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बचती रहेंगी। और उस समय काम भी किया था। क्या हम इन दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर के देश के बारे में सोच पाएंगे, अपने नागरिकों के बारे में सोच पाएंगे? और मुझे लगता है सोच अगर होती तो इस कभी वो नहीं होती, इस प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े होते यहां पे। ऐसे निराश्रित गौवंश की स्थिति भी थी। यह सच है 2017 में हम लोगों ने अवैध बूचड़खानों को प्रतिबंधित किया। हम लोगों ने उस समय पूरी शक्ति के साथ तस्करी पे रोक लगाई। गौवंश सड़कों पे आया। हमने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले। निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर सरकार ने 3 प्रकार की योजनाएं अपने लागू की। पहली योजना, जो सरकार अपने स्तर पर गौवंश के संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। 9 लाख से अधिक गौवंश इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा संचालित गौआश्रय स्थलों पर उनका पालन पोषण हो रहा है। सरकार की नियत में कोई खोट नहीं, अच्छी मंशा से सरकार कार्य कर रही। हो सकता है कहीं लापरवाही की शिकायत होगी। लापरवाही की शिकायत वहीं आएगी जहां काम भी हो रहा हो।
जहां काम ही नहीं होना है तो वहां लापरवाही कहां से होनी है? हो सकता हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सरकार ने उस गौवंश को, जो अन्नदाता किसान की फसल को नुकसान कर रहा था, उसको एक संरक्षण गृह में रख करके और उसकी व्यवस्था भी वहां पर की। और यही नहीं, हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अगर कोई किसान निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गोवंश को अपने घर में रखेगा तो हम उसको 900 रुपए हर गोवंश की हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में किसानों ने, लगभग 1,10,000 किसानों के घर में इस प्रकार का गोवंश है, उसकी देखभाल कर रहा है, हर महीने सत्यापन होता है, उसके घर में पैसा जाता है। तीसरी योजना पोषण मिशन के साथ हम लोगों ने जोड़ करके देखी कि हमारे गौ आश्रय स्थल पर तमाम गाय ब्याह जाती थी, उन गायों के द्वारा, उन गायों को अगर हम किसी कुपोषित परिवार को देंगे तो कुपोषित परिवार को दूध मिलेगा और साथ साथ उसका पालन पोषण भी होगा, गाय का पालन पोषण भी होगा। और हमने उस परिवार को 900 रुपए हर महीने उस गोवंश की सेवा के बदले भी देना प्रारंभ किया। यह व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है, पहले से संचालित है, लेकिन सरकार इसको और स्ट्रेंथनिंग कर रही है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा, वाराणसी में गोबर गैस प्लांट बनाकर के अब उससे सीएनजी के प्रोडक्शन की कार्रवाई काशी में प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से हम निजी संस्थाओं को भी पीपीपी मोड पर हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। एमएसएमई के अंतर्गत एक नया प्लांट हम लोगों का प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, जो सी तर्ज पर संचालित होगा। और यह प्रयोग मैं तो चाहूंगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे, आपके कन्नौज में भी एक प्लांट हम प्रारंभ कर रहे हैं और पीपीपी मोड पर वो भी आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है आप देखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। कन्नौज में भी वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। यह कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये चीजें जो आप उस दिन जनहानि की बात मिल्कीपुर से हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं अवधेश प्रसाद जी बोल रहे थे, आप जो चित्र बता रहे थे संभवतः तो वह वहीं का था। हमने कुछ और योजनाएं प्रारंभ की, आपके उसमें इसलिए आना आवश्यक है क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके आज यहां पर सदन में भी आप आए और साथ साथ आपने ये चीजें भी यहां पे, जब इस सदन को ई विधान के साथ जोड़ने का काम हुआ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ एक पूरा सदन जुड़ा, देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया जब एक मंच पर एक कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सब एक साथ उस अभियान के साथ जुड़े। मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। देखिए, यह अवसर राजनीति करने का नहीं होता जी। राजनीति करने के लिए आपके पास भी ढेर सारे अवसर हैं, हमारे पास भी ढेर सारे अवसर हैं। और ये अवसर होते हैं जब हम लोग मिलकर के प्रदेश की छवि को देश के अंदर अच्छी बना सकते हैं। मैसेज देश के अंदर जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं कि देखिए साहब किस रूप में काम हो रहा है। और क्या प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म का परिणाम नहीं आया? यहां इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर कार्य मिला और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया। यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब फरवरी 18 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए। अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला, उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नई स्थिति, लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है, तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को फिर से हम
ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं, उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं? क्या विपक्ष को अपने साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे, एक साथ मिलकर के, सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए था? आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, लेकिन जब विकास की बात आएगी दोनों को मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग का एक कार्यक्रम यहां पर आज अगर हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप लोग भी अगर यही बोलेंगे कि साहब यहां बाहर जाकर के आप उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे सब नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चल सकता है? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, यही नहीं, बिजली उत्पादन की बात भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर कही गई, बड़े जोर शोर से कही गई। अच्छा है, उनको कहना भी चाहिए। और यह भी सच है कि बहुत सारे पीपीए उनके समय में ऐसे हुए थे, उनको उनके पहले की सरकार के समय जो बहुत महंगे महंगे दाम पे हुए थे। सवाल यह है कि आपने प्रोडक्शन करके किया क्या आपके समय में? देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले यह छवि थी। और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश आ गया। यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही इसी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं, हाँ। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे, मैं उसमें बहुत वो नहीं आना चाहता, अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहले यमुना एक्सप्रेसवे बन चुका था, और यमुना एक्सप्रेसवे के पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन चुका था। उससे पहले सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे कैसे बनने चाहिए, यह इस देश को दे दिया था। मुझे लगता है कि अटल जी के मॉडल को हमें देखना चाहिए था। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत या हाईवे के हम अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे यहां बना सकें, और उस प्रकार के कार्य आजादी के बाद पहली बार हुआ था। और सरदार अटल जी ने उस समय जो निर्णय लिया था, लोग बोलते थे क्या ये हो पाएगा, आखिर हुआ ना। और ये कार्य आज यूपी के अंदर पिछले 5 सालों के दौरान हुआ। कनेक्टिविटी बेहतर हुई, एक्सप्रेस हाईवे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर में राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जून महीने में पूरा हो जाएगा, इसका भी लोकार्पण की तैयारी हमारी चल रही है, उसी भव्यता के साथ करेंगे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया गया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया, कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया।
लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दूसरी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए भी, वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है, और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता महोदय, हम लोग इस वर्ष के अंत तक जो हमारी विद्युत क्षमता की स्थिति है, अभी ओबरा सोनभद्र की, जवाहरपुर एटा की, पनकी कानपुर नगर, घाटमपुर कानपुर देहात, ये सभी यूनिट जब प्रारंभ होंगी तो हम लोग प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को 2016 की तुलना में दोगुना करने की क्षमता उत्तर प्रदेश अर्जित करने वाला है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपने कितना उत्पादन किया है, महत्वपूर्ण यह आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। आज प्रदेश के अंदर हर एक जिला मुख्यालय को 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारा ऊर्जा विभाग कर रहा है। तहसील मुख्यालयों को भी 20 से 22 घंटे करने का प्रयास कर रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति कर रही। कोई भेद नहीं, जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा वही हरदोई में भी मिलेगा, और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही एटा में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एंड चूज नहीं है, सबको एक समान भाव के साथ बिजली वितरण हो रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास का भाव। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबकी, सम्मान सबका, लेकिन तुष्टीकरण नहीं, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और इन्हीं मूल्यों के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में काम किया। प्रदेश के अंदर युवाओं के बारे में पहले बोल चुका था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI के द्वारा जो अपने ताजा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को कहा 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी, और अप्रैल 22 में यह 2.9% रह गई है। ये उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ हुआ है। ये हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दिया। मेट्रो का है, मेट्रो पिछली सरकार ने कुछ काम किए होंगे, 18 किलोमीटर का कुछ काम हुआ था, आज 90 किलोमीटर मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। एयर कनेक्टिविटी, 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उसमें से सही रूप में कहें तो 2 एयरपोर्ट सही रूप में क्रियाशील थे, लखनऊ राजधानी का और वाराणसी का। गोरखपुर में कभी कभी एक फ्लाइट आती थी, और आगरा में कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जेवर में हम लोग एयरपोर्ट वहीं पे बना रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा वहां के माननीय विधायक, माननीय सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने सहयोग किया, और वहां पे सभी किसानों के विश्वास को जो लेकर के, जहां पे पहले भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई, गोली चली थी, आज वहां पर वहां के अन्नदाता किसानों ने
विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और आज वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ भी हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के देश और दुनिया के बीच में एक उत्सुकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कार्यक्रम अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आखिर हमारी कोई जिम्मेदारी बनती थी। आज जब मैं मुरादाबाद जाता हूं, मुरादाबाद का हमारा जो हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है क्योंकि सरकार ने उसको तकनीक दी। सरकार ने उसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के शिकंजे से मुक्त करने का काम किया। सरकार ने उसे एक अवसर दिया और मेरे पास मुरादाबाद भदोई के हस्तशिल्पी आए थे, कारीगर आए थे। इन्होंने कहा कि हमें कोरोना कालखंड में कहा कि हमें एक्सपोर्ट करना अपने प्रोडक्ट को। हमने कहा हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। हमने उसे सपोर्ट किया। आज उत्तर प्रदेश 1,56,000 करोड़ रुपए के अपने उत्पाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट स्टेट बन सकता है। आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी की ताकत है, हमारे परंपरागत उद्यम की ताकत है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है, कम लागत में ज्यादा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्राप्त करने की दिशा में यह एक बेहतर प्रयास उत्तर प्रदेश के द्वारा ओडीओपी के माध्यम से हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 16 ऐसे हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम। प्रशिक्षण के दौरान सरकार उसे मानदेय देगी, टूल किट उपलब्ध कराएगी, बैंकों से लोन उपलब्ध करवाएगी और फिर सब्सिडी देकर के उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगी। इस पर युद्ध स्तर पर कार्य हुए हैं। टूल किट उपलब्ध कराए गए, चाहे वह माटी कला बोर्ड के माध्यम से हो या अन्य तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से। ये चीजें दिखती हैं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारे पास पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को कभी मंच नहीं मिल पाया था, उसे सम्मान देने का काम नहीं हुआ था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किया और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है वह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से मुझे आज आप सबसे यही कहना है। कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के अक्सर लोग बहुत बात करते हैं और मुझे लगता है मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक
सार्वदेशिक और सार्वभौमिक काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वह क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है, और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल या निषाद पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है।